हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो भाई देखो, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम क्या करेंगे कि जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है बायो का, कौन सा चैप्टर फर्स्ट, वो है लाइफ प्रोसेसेस। तो भाई उसकी जो है कुछ आज हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। देखो जैसे जो हमारा एनसीईआरटी में, अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो जो हमारा चैप्टर बिल्कुल लास्ट में कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं कि भाई हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में वही सब करेंगे कि वो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं कैसे उन क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको। ठीक है, प्रॉपर उनको लिखना कैसे है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, सारे जो है डिटेल में वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है प्रॉपर आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, और प्रॉपर उसको लिखना भी कैसे है, जिससे कि आपके फुल मार्क्स मिले हैं। जब भी मतलब आपका टेस्ट होगा आगे चल के, जब आपका टेस्ट वगैरह होंगे तो उसमें जो है आपको फुल मार्क्स मिले, तो किस टाइप से जो है आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने ना बहुत से स्टूडेंट्स को ये देखा है कि उनको आता सब है ना, आता उनको सब है, उनसे कुछ भी पूछो उनको सब पता होता है, लेकिन उनको लिखना नहीं पता होता कि एक्चुअल में लिखना कैसे होता है आंसर को, जिसकी वजह से क्या होता है उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो भाई हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें आज की वीडियो में सब समझना है कि भाई कैसे जो आपको प्रॉपर जो है क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कैसे प्रॉपर क्वेश्चन को समझना है पहले कि क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, और फिर जो है आंसर उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो किडनीज होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो किस सिस्टम का पार्ट होती हैं, आर अ पार्ट फॉर द सिस्टम 4, है ना। तो ये जो है मतलब किस सिस्टम का यहाँ पे पार्ट होती हैं किडनीज, वो हमें बताना है। ऑप्शंस क्या दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा नीचे आ गया ये, कोई नहीं, तो डी ऑप्शन है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो किडनीज हैं, अब देखो जो लाइफ प्रोसेस जो हमारा चैप्टर था उसमें जो हमने अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस पढ़े थे कि कैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, और जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम्स जो है हमने इसके अंदर पढ़े थे कि जैसे मतलब कुछ सिस्टम जैसे ह्यूमन बींग्स के भी थे, कुछ प्लांट्स के भी थे, ये सब हमने इसके अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई किडनीज हमने कहाँ पढ़ी थी, है ना, किडनीज का रोल हमने कहाँ पढ़ा था, तो भाई देखो किडनीज का रोल हमने पढ़ा था, किसके अंदर रोल पढ़ा था किडनीज का, किडनीज का रोल हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, है ना। किसके अंदर रोल पढ़ा था उसका हमने, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, कि किडनीज कहाँ हेल्प कर रही थी, किडनीज हेल्प करवा रही थी कि जो बेसिकली जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है ना हमारी बॉडी से, उसको रिमूव करवाने में, है ना। तो ये सब किडनी का रोल था। देखो ये था हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, ये किडनीज है ना, ये क्या है यहाँ पे किडनीज है। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं यूरिटर्स, ये पतली पतली ट्यूब जो निकल रही है किडनी से उनको हम बोलते हैं यूरिटर्स। ठीक है, ये एक ट्यूब इधर है, इधर भी ट्यूब निकल रही है। तो ये क्या काम करते हैं, देखो इनका जो बेसिकली काम होता है फिल्ट्रेट करते हैं ब्लड को, है ना। किडनीज के अंदर देखो, जब किडनीज को प्रॉपर्ली उसकी एनाटॉमी देखेंगे तो उसके हम देखते हैं कि भाई उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन्स का क्या काम होता है, नेफ्रॉन्स जो है ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं। ठीक है, ब्लड को फिल्ट्रेट करके क्या काम है इसका, कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी से उसको रिमूव करवाना। जैसे कि हम ह्यूमंस की बॉडी में जो यूरिया है वो पास आउट होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिया पास आउट होता है ना। तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी से उसको रिमूव करवाना। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा बॉडी जो हमारा ब्लड है वो फिल्ट्रेट होता है, उसके बाद जो है यहाँ पे यूरिन जो है ब्लैडर के अंदर, यूरिन क्या होता है यहाँ पे स्टोर होता है, ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है वो प्रॉपर स्टोर होता है, और उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू, है ना, यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन जो है पास आउट हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, तो किडनी का रोल हमने कहाँ पढ़ा है भाई, किडनी का रोल हमने पढ़ा है एक्सक्रीशन के अंदर, है ना। कहाँ पढ़ा है उसका रोल, उसका रोल पढ़ा हमने एक्सक्रीशन के अंदर। तो भाई ऑप्शन सी जो है यहाँ पे एक्सक्रीशन, वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, जो जाइलम होता है प्लांट्स के अंदर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जाइलम जो है प्लांट्स के अंदर जो होता है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर का, ट्रांसपोर्ट करवाता है फूड का, ट्रांसपोर्ट करवाता है अमीनो एसिड्स का, या फिर ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो भाई देखो जाइलम क्या थे भाई, जाइलम और फ्लोएम जो था प्लांट्स के अंदर वो क्या थे, वस्कुलर टिश्यूज थे, है ना। ये क्या थे, ये थे वस्कुलर टिश्यूज।
जो हमने प्लांट्स के अंदर वस्कुलर टिश्यूज पढ़े थे उनमें हमने क्या क्या पढ़ा था, उनमें हमने पढ़ा था जाइलम एंड द अदर इज फ्लोएम, ठीक है। और जो जाइलम था क्या काम करवा रहा था, जाइलम ये काम करवा रहा था कि जो रूट्स के अंदर, रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, ठीक है। तो ये रूट्स जो है इस वाटर को लेके जाएंगे डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के विद द हेल्प ऑफ जाइलम, है ना। तो जाइलम का काम क्या है यहाँ पे, जाइलम का काम है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करवाता है किसका, वाटर एंड मिनरल्स का, है ना। ट्रांसपोर्टेशन करवाता है किसका, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है ना, फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फ्लोएम का काम, फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसलोकेशन करवाना, है ना। क्या काम होता है इसका, इसका काम होता है फूड का ट्रांसलोकेशन करवाना। मतलब क्या होता है कि जो देखो लीफ के अंदर जब खाना बनता है, प्लांट जो है अपना खाना खुद से बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं प्लांट्स के अंदर प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। तो उस फोटोसिंथेसिस की हेल्प से लीफ के अंदर खाना बनता है, ठीक है, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो यहाँ पे लीफ के अंदर जो खाना बना है ये डिफरेंट पार्ट्स में जाता है प्लांट के, ठीक है। तो किसकी हेल्प से जा रहा है, वो जाता है फ्लोएम की हेल्प से। तो ये होते हैं वस्कुलर टिश्यूज किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। बात समझ में आ गई। ऊपर से अगर हम बात करें कि भाई जो जाइलम है इस ये जो है बेसिकली फोर एलिमेंट से मिलके बनता है ना, 4 एलिमेंट से मिलके बनता है। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है इसके अंदर जाइलम ट्रैकिड्स होते हैं, ठीक है, ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है एंड जाइलम फाइबर्स होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा एंड दी जाइलम फाइबर्स जो है इसके अंदर होते हैं। तो 4 एलिमेंट से मिलके बनता है जाइलम फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो भाई फ्लोएम भी 4 एलिमेंट से मिलके बनता है ना। 4 एलिमेंट कह दो, 4 कंपोनेंट्स कह दो, कुछ भी कह दो, उससे मिलके बनता है। क्या क्या कंपोनेंट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर होते हैं सीव ट्यूब सेल्स या सीव ट्यूब एलिमेंट्स कह दो या सीव ट्यूब सेल्स कह दो, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कंपेनियन सेल्स। उसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा, दोनों सेम रहेंगे इधर भी, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड दी फाइबर्स, फ्लोएम के फाइबर्स। तो इन सब से मिलके बनता है फ्लोएम। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर डिटेल में हमने सारा समझा था, है ना, सारा प्रोसेस कैसे कैसे होता है वो सब हमने समझा था, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो जाइलम है प्लांट्स के अंदर क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है वाटर का। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, फूड का नहीं करवा रहा, फ्लोएम करवा रहे हैं, अमीनो एसिड का नहीं, ऑक्सीजन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि ट्रांसपोर्ट करवा रहा है वाटर का, कौन, जाइलम, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात, इतना क्लियर हो गया सबको, इतना सबको समझ आया। तो देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो अगर जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नहीं पढ़ा है डायरेक्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं तो उनको थोड़ा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो इससे पहले क्या है, इससे पहले थोड़ा चैप्टर को पहले पढ़ के आओ, है ना, जो 1 शॉट है उसको एक बार देख के आओ, पूरा चैप्टर को पढ़ के आओ। उसके बाद क्या होगा, जब क्वेश्चंस करोगे इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे और इजीली लिख भी पाओगे कि इसको तो प्रॉपर हमें लिखना क्या है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके लिए क्या चाहिए होता है। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए होता है। ऑप्शन दे रखा है, ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, बी दे रखा है क्लोरोफिल, सी दे रखा है सनलाइट एंड डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। तो भाई देखो जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है किसके अंदर होता है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मतलब होता है कि भाई ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, प्रिपेयर इट्स ओन फूड, है ना। इसका मतलब होता है कि भाई अपना खाना खुद से बना रहे हैं, प्रिपेयर इट्स ओन फूड। अब कौन कौन है जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, जैसे कि हो गई इसके अंदर जो है हमारी एल्गी हो गई, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, या हम कह सकते हैं कि हमें सारे हमारे प्लांट्स हो गए, तो सब क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की वजह से ही क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसके लिए हमें
किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हाँ वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखो कीवर्ड समझ में आ गया कि मतलब बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके लिए क्या चाहिए होता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है कि फोटोसिंथेसिस वाला जो रिएक्शन होती है उसके लिए क्या चाहिए होता है। देखो ये है हमारी एक लीफ, है ना, ये क्या है भाई, ये है हमारी एक लीफ, ठीक है। तो लीफ को यहाँ पे प्रॉपर्टी को अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखें तो देखो रिएक्शन हमने क्या देखी थी, रिएक्शन में हमने ये देखा था कि भाई हमें रिक्वायरमेंट होती है CO2 की, CO2 सॉरी हमें नहीं, प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है CO2 की, CO2 को यूटिलाइज करता है, वाटर जो है यहाँ पे स्प्लिट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। और फॉर्मेशन किसका होता है भाई, फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का C6H12O6 का, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होती है और यहाँ पे H2O का भी फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं तो देखो 6 CO2, 12 यहाँ पे H2O आ गए हैं हमारे, 6 हमारे O2 हो गए हैं और 6 हमारे H2 हो गए हैं। तो ये हमने यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझना, वे जो स्टूडेंट चैप्टर पढ़ के भी नहीं आए होंगे तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा जो है उनको डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो जो यहाँ पे CO2 जो है ना, CO2 यहाँ पे इसका क्या होता है, इसका होता है रिडक्शन, इसका क्या होगा यहाँ पे रिडक्शन होता है। जो यहाँ पे कार्बन है उसका रिडक्शन होके ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है भाई, ये फॉर्मेशन कर रहा है इस कार्बोहाइड्रेट का, है ना, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये फॉर्मेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। बात करें यहाँ पे H2O की तो भाई H2O यहाँ पे वाटर की होती है स्प्लिटिंग, वाटर की होती है यहाँ पे स्प्लिटिंग, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट बना है ना, ये प्लांट्स के अंदर किसकी फॉर्म में होता है, प्लांट्स के अंदर ये स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे सोल्व कर लेंगे यहीं पे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है भाई यहाँ पे रिलीज होती है ऑक्सीजन, और साथ में यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो भाई फोटोसिंथेसिस के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो भाई हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है, रिक्वायरमेंट है हमें CO2 की, CO2 की रिक्वायरमेंट है, वाटर को स्प्लिट करना है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सनलाइट प्रॉपर यहाँ पे वाटर की स्प्लिट करवा रही है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है ना, किसकी रिक्वायरमेंट है, सनलाइट की। उसके बाद क्लोरोफिल पिगमेंट के बिना तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है, साथ में हमें यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट भी चाहिए होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट भी हमें यहाँ पे चाहिए होता है। तो ये 4 जो यहाँ पे बेसिक जो है यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। और प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन हो रहा है स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होती है और साथ में H2O का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो चाहिए क्या क्या हमें, क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2 और वाटर, हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इनका तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट है। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबको बात समझ आ गई, क्लियर हो गया सबको। चले आगे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ब्रेकडाउन होता है पाइरूवेट का, है ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ब्रेकडाउन जो होता है पाइरूवेट का, दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दे रहा है और एनर्जी दे रहा है, तो भाई वो कहाँ पे हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है। ब्रेकडाउन जो है पाइरूवेट का, ब्रेकडाउन दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी दे रहा है, वो रिएक्शन कहाँ पे चल रही है वो बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस की, देखो ये सब हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर पढ़ा था। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखो जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप्स का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन जो है भाई 2 टाइप का प्रोसेस था, एक तो था एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एक तो था एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें, है ना, जिसमें
ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, है ना, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड द अदर इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, है ना, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं वही यहाँ पे मेन रोल प्ले करते हैं ना, ब्रेक डाउन करवाते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ पे फर्मेंटेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ब्रेक डाउन जो होता है पायरुवेट का, दे रहा है CO2 वाटर और एनर्जी, तो सबसे पहले पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ कहाँ था, तो देखो पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है जब ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चलती है साइटोप्लाज्म के अंदर, और वहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज से, है ना। देखो यहाँ पे रिएक्शन देखो, कलर थोड़ा ब्राइट लेते हैं, देखो ग्लूकोज था 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, साइटोप्लाज्म के अंदर जब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चलता है ना, ग्लाइकोलिसिस सिर्फ हमें नाम पता होना चाहिए, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चलता है साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के, तो ये पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है, दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, जिसमें दो ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, और दो NADPH का है, दो NADH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और साथ में यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो है देखो, अगर ये पायरुवेट का अगर हम ब्रेक डाउन की बात करें, तो अगर इसका ब्रेक डाउन है ना, अगर आगे जो फर्दर रिएक्शन चल रही है वो अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी चल सकती है और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी चल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और जो एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है, तो अगर ये पायरुवेट की अगर हम बात करें तो देखो, अगर यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा तो तब ये पायरुवेट जो है ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर यहाँ पे हो रहा होगा ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, तो उस केस में जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप्स का हो सकता है, जो मतलब पायरुवेट का जो ब्रेक डाउन है वो 2 टाइप से हो सकता है ना, आगे फर्दर जो रिएक्शन है वो 2 टाइप से हो सकती है। फर्स्ट होता है इसके अंदर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, है ना, फर्स्ट होता है इसके अंदर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, और सेकंड होता है इसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, है ना, सेकंड होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो देखो अब ये पायरुवेट है, ईस्ट के अंदर क्या होगा भाई, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो पायरुवेट है कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, इथेनॉल का फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है और एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कौन करवा रहा है इसको, ईस्ट के सेल्स, है ना, तो ईस्ट के सेल्स में हो रहा है, ईस्ट के सेल्स जो है इस रिएक्शन को बेसिकली जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन करवाता है, ईस्ट सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है इथेनॉल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और एनर्जी का, तो इसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बात समझ आ गई। सेकंड देखते हैं जिसको हम बोल रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या होगा, इसमें जो है मसल सेल्स के अंदर, है ना, मसल सेल्स में फॉर्मेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का, एनर्जी का। वो कैसे, देखो जब आप लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर लेते हो ना, जैसे कोई जिम भी जा रहा होगा, तो जैसे कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो हमारी जो बॉडी होती है उसको बहुत कॉन्टिन्यूसली जो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन ना होके एनारोबिक रेस्पिरेशन से हमें जल्दी एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी मसल के सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमें एनर्जी का जो है एनर्जी का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड है उसकी वजह से जो होता है, जो बेसिकली में पेन होता है ना मसल्स के अंदर, ये लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से ही होता है। बात समझ आ गई। और यहाँ पे जो ये एनर्जी बनती है वो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन से तो कम एनर्जी बनेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो हम कह सकते हैं कि मतलब अभी की रिक्वायरमेंट के लिए उस एनर्जी से मतलब हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझ आ गई। तो 2 टाइप की रेस्पिरेशन हमने पढ़ी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड द अदर इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और जो थर्ड है यहाँ पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस केस में पायरुवेट का क्या होगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का
वाटर का और एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन, वो कहाँ पे हो रहा है? तो वो हो रहा है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ हो रहा है वो? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर होगी इतनी बात? समझ आ गया पाथवे? इतना समझ नहीं आया तो देखो इसको आप डिटेल्ड वीडियो भी इसकी जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है? ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बना रहा है, साथ में एनर्जी बनाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे अब ये फर्दर इसका जो ब्रेकडाउन होगा वो जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से भी हो सकता है और एरोबिक रेस्पिरेशन से भी हो सकता है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो अगर होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में आगे फर्दर रिएक्शन चलेगी और फॉर्मेशन कर देगा किसका? CO2 का, वाटर का और एनर्जी का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? तो देख रहे हो सिर्फ नाम को क्या है, सिर्फ एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ टिक लगाना है आपको। लेकिन देखे कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है ना। तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए जो है पहले आपको डिटेल्ड है ना, डिटेल्ड में चैप्टर को पहले पढ़ना है, उसके बाद तभी क्वेश्चन जो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इधर क्या हो गया? करेक्ट आंसर जो हमने ये कर ही लिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हाउ आर द फैट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, 3 मार्क्स तक का ही बन सकता है, इससे ज़्यादा बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड, हमारी बॉडी में फैट्स डाइजेस्ट कैसे करता है बता रखा है कि भाई कैसे प्रोसेस जो है होता है। तो ये प्रोसेस हमने कहाँ पढ़ा है? ये प्रोसेस हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबसे पहले तो हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोसेस चल कहाँ पे रहा था। तो ये प्रोसेस चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने एक प्रोसेस समझा था एक, तो उसमें क्या था कि जो लीवर होता है ना, ये क्या है भाई? हमारा लीवर, ये है हमारा लीवर, और ये क्या है भाई? ये है गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो जो लीवर है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस, जिसको स्टोर कौन करता है? उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, है ना। तो जो लीवर है ये क्या करता है? ये सिक्रीट करता है बाइल जूस को, है ना, ये सिक्रीट करता है बाइल जूस को, और इसको स्टोर करने का काम किसका होता है? स्टोर करने का काम होता है गॉल ब्लैडर का। ठीक है, अब ये जो लीवर यहाँ पे सिक्रीट कर रहा है बाइल जूस को, काम क्या होता है? इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स इसका काम होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। मतलब क्या है भाई? कि जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें जो बड़े बड़े फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, लार्ज फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको तोड़ने का काम, जो उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ने का काम कौन करता है? ये बाइल जूस ही करता है ना। तो जो हमारे हम कह सकते हैं कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ये कन्वर्ट करवा देता है स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल्स में, है ना। इनको कन्वर्ट करवा देता है किसके अंदर? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर। कौन? बाइल जूस। इतनी बात क्लियर हुई? ऊपर से इसका एक और काम भी है जो थोड़ा डिटेल में समझ ही लेते हैं। इसका एक और काम ये है बाइल जूस का कि जो स्टमक से जो हमारा खाना आता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब खाना आता है, तो स्टमक में एनवायरनमेंट कैसा होता है? एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। तो जो फूड जो होगा वो एसिडिक होगा। तो जब इंटेस्टाइन में फूड होगा, फूड आएगा, तो यहाँ पे जो बाइल जूस है उस खाने को एल्कलाइन बना देता है, इसको न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, तो ये किसका काम है भाई? एल्कलाइन बनाने का काम फूड को, उसका काम है बाइल जूस का। बात क्लियर हो गई? उसके बाद एक और बात समझते हैं। देखो यहाँ पे ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें दिख रहा है पैनक्रियाज। ये क्या है भाई? यहाँ पे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जो है एक एंजाइम सिक्रीट करता है ना। जो यहाँ पे पैनक्रियाज है वो एक एंजाइम सिक्रीट करता है, उस एंजाइम को बोलते हैं लाइपेज। कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है? वो करता है सिक्रीट लाइपेज। ठीक है, अब ये लाइपेज क्या करेगा भाई?
ये लाइपेज जो है, ये जो स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये जो यहाँ पे स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, समझ आ रहा है? जो इसको मैं अलग से बना के दिखाती हूँ, कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए इधर। तो लाइपेज का काम ये होता है कि जो स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको किसने तोड़ा था, जिनका ब्रेकडाउन किसने किया था, बाइल जूस ने स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करा देता है किसके अंदर, ग्लिसरॉल एंड दी फैटी एसिड्स, है ना, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर उनको कन्वर्ट करा देता है, फैट के मॉलिक्यूल्स को, है ना। तो किसके अंदर कन्वर्ट करा रहा है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर इनको कन्वर्ट करा देता है। फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ब्रेकडाउन कौन कर रहा था, बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन करवा रहा है फैट का, बाइल जूस कन्वर्ट करता है स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब लाइपेज एंजाइम्स को सीक्रेट कौन कर रहा था, पैनक्रियास। तो ये स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल्स को कौन यहाँ पे इनका फर्दर ब्रेकडाउन करवा देगा प्रॉपर ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स के अंदर, मतलब स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर इनका कन्वर्ट कौन करवाता है इनको, वो करवा देता है यहाँ पे लाइपेज, जिसको सीक्रेट कर रहा है पैनक्रियास। बात समझ में आ गई? तो अब क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन ये था कि जो फैट्स है, ठीक है, जो फैट्स हैं जो डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, है ना, जो फैट्स है जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, ये प्रोसेस जो है कहाँ पे चलता है, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो ये जो प्रोसेस है वो कहाँ चल रहा है, ये प्रोसेस चलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, है ना। प्रोसेस कहाँ पे चलता है, ये प्रोसेस चलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और देखो कैसे हमें आंसर को लिखना था, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं कैसे हमें आंसर को लिखना है। सबसे पहले देखो, बाइल जूस सीक्रेटेड बाय द लिवर, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स है ब्रेक डाउन बाय द एक्शन ऑफ, तो यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं उनको डाइजेस्ट कर दिया किसने, लाइपेज एंजाइम ने। प्रॉपर लिखना है ऐसे, ठीक है, या फिर जैसे मैंने शॉर्ट में आपको बना के दिखाया ना इस टाइप से, ऐसे भी चल जाएगा, आपको ऐसे समझ में आ रहा है, जैसे भी आपको समझ में आए। तो ये ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर इसका ब्रेक डाउन कर देता है। लाइपेज को सीक्रेट कर रहा है पैनक्रियाज, 1 मार्क यहाँ मिल जाएगा। और तीसरा मार्क जो आपका थर्ड वाला नंबर जो है कहाँ मिलेगा आपको, डाइजेशन जो है फैट्स का कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है। तो 3 नंबर आपको ऐसे मिलेंगे इस क्वेश्चन के। बात समझ में आ गई? तो जो प्रॉपर पूछा गया है ना कि भाई ये डाइजेशन जो फैट का हो कहाँ पे रहा है, ये हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। चलो अभी चलो व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। भाई फूड के डाइजेशन में सलाइवा का काम बताना है, सलाइवा का रोल बताना है। 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। देखो जो हमने डाइजेशन पढ़ा था तो स्टार्टिंग में हमने माउथ के बारे में समझा था कि माउथ में जो जब हम माउथ को ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो हमें कैविटी दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। उस बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या था, उसके अंदर टंग भी प्रेजेंट थी, उसके अंदर टीथ भी प्रेजेंट थे, ठीक है। और वहाँ पे अंदर की तरफ, इधर की तरफ सलाइवरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो हमारा माउथ है भाई उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड जो है क्या सीक्रेट करती हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड जो है सीक्रेट करती हैं सलाइवा को, है ना। ये सलाइवरी ग्लैंड जो है सीक्रेट करती हैं सलाइवा को। इस सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कंटेन एन एंजाइम, है ना। इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारी सलाइवा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये है हमारे एंजाइम का नाम, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज। काम क्या है भाई सलाइवरी अमाइलेज का, ये ब्रेक डाउन करवाता है किसका, ब्रेक डाउन करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना। ब्रेक डाउन करवाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, मतलब स्टार्च का ब्रेक डाउन करवाता है, ठीक है। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। सलाइवा का रोल बताना था, वो हमने बता दिया कि भाई सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती हैं सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या काम करता है, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। बस इतना हमें लिखना था 1 मार्क में, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले भाई चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इतना अब तक सबको समझ आ रहा है कि हमें किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है और कैसे उसको लिखना है ना? सबको क्लियर हो रहा है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स प्रोडक्ट्स। देखो हमें बताना है कि भाई नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के लिए, नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं और जो उनके क्या प्रोडक्ट्स होते हैं वो बताना है। जो अभी हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तो हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि भाई फोटोसिंथेसिस हो रही है, खाना खुद से बना रहे हैं, है ना, और उसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे वो हमें यहाँ पे समझना है। बात इतनी क्लियर हो गई। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि फोटोसिंथेसिस में कंडीशंस क्या रिक्वायर होंगी कि भाई यहाँ पे जो है CO2 की, मैं एक बार बता ही देती हूँ, चलो दोबारा। यहाँ पे हमने जो रिएक्शन देखी थी, क्या रिएक्शन थी? रिएक्शन थी हमारी 6CO2 12H2O, क्या बना रहे थे? ये बना रहे थे C6H12O6, ठीक है। ऑक्सीजन हमारी रिलीज हो रही थी और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था 6O2 एंड दी 6H2O, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। तो जो मैंने आपको इससे पहले जो पूरा फिनोमेना समझाया था ना कि कार्बन का रिडक्शन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इस टाइप से आपको सारा बताना है पहले, ठीक है। उसके बाद जो रिएक्शन भी पहले रिएक्शन भी लिखनी है आपको, इस टाइप से पूरी रिएक्शन लिखनी है फोटोसिंथेसिस की, प्रॉपर फिर समझाना है कि क्या हमें यहाँ पे बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की? हमें यहाँ पे सनलाइट की, क्लोरोफिल की, CO2 हो गया, वाटर हो गया, है ना, इन सब की हमें रिक्वायरमेंट होती है। और जो हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे थे यहाँ पे? प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हमारा ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में H2O का फॉर्मेशन भी होता है। तो इस टाइप से हमें प्रॉपर जो है, देखो अगर डायग्राम बना सको तो डायग्राम भी बहुत ईजी बनाना है, कुछ ऐसे इसमें हार्ड फास्ट कुछ नहीं है। सिर्फ एक लीफ बना दो, उस पर दिखा दो सनलाइट, दिखा दो प्रॉपर, फिर दिखा दो कि सनलाइट है इधर और क्लोरोफिल पिगमेंट का मेनली मेंशन कर दो लीफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन दिखा दो बना के, रिएक्शन बना दोगे। उसके बाद जो मैंने थोड़ा सा प्रोसेस बताया था, वो जो समझाया था वो लिख देना। और लास्ट में ये बता दो कि भाई नेसेसरी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नेसेसरी हैं और जो है यहाँ पे क्या जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स बने हैं वो बता देना है, बस। तो इतना सा हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबको बात समझ आ गई? सबको इतनी बात क्लियर हो गई? देखो जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था ना डिटेल में, अभी वो आपको यहाँ पे इस टाइप से बता देना है सारा, है ना, इस टाइप से मैकेनिज्म बता दो। और देखो अगर आपको थ्योरी जहाँ पे भी आपको डायग्राम बना सकते हो वहाँ पे डायग्राम बनाओ। उससे क्या होगा, आपको जो मार्क्स है, मतलब आपके मार्क्स जो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होंगे उससे, है ना, मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। डायग्राम मतलब जितना भी हम कह सकते हैं कि जितना मतलब एक्यूरेसी के साथ जितना भी मतलब हम कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखोगे ना चीज़ों को, उतना जो है मार्क्स आपको एग्जामिनर ज़्यादा ही देगा, है ना। लेकिन ज़्यादा थ्योरी लिख दोगे कि प्रॉपर जो पैराग्राफ बना के लिख दिया, तो वहाँ पे जो थोड़ा मतलब वो होच पोच हो जाता है, दिखने में थोड़ा होच पोच दिखता है, तो वहाँ पे मार्क्स जो आपका जो है डिडक्ट हो सकते हैं। तो आपको जहाँ पे डायग्राम की रिक्वायरमेंट है डायग्राम बना दो और उसके साथ वही पूरा फिनोमेना समझा दो, तो देखना आपको फुल मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी एक देखो पूछ रखा है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस पूछा हुआ है। कुछ ऑर्गेनिजम्स बताओ कि जो एनएरोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, है ना, एनएरोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जैसे देखो क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन दिया हुआ है उसी टाइप से आंसर बताना है। पहले डिफरेंस बता देना है दोनों का, एरोबिक क्या होते हैं, एनएरोबिक क्या होते हैं, उसके बाद प्रॉपर जो ऑर्गेनिज्म बता देना कि भाई ऑर्गेनिज्म ये इसके अंदर होते हैं। देखो आंसर कैसे लिखना है? आंसर हम लिखेंगे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, फूड जो है उसका ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। वहीं बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, अगर हाँ एक और बात है कि जो डिफरेंस पूछे गए हैं तो उनको बेसिकली आप उसको टेबल फॉर्म में ही अगर डिफरेंस को बताओगे तो वो उतना ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है आपका आंसर, ठीक है। तो जहाँ भी डिफरेंस है उसको थ्योरी में नहीं लिखना है, उनको टेबल फॉर्म में ही लिखो, ठीक है। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं कि व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब फूड का ब्रेकडाउन होता है किसकी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो अभी हमने वहाँ पे फिनोमेना देखा था कि भाई जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था।
एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा था, मसल सेल्स के अंदर और ईस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक रिएक्शन देख लेते हैं, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन का यूज करके किसका फॉर्मेशन कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा था। वहीं अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो ग्लूकोज जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन कर रहा है अल्कोहल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में बता दिया। आप यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के वो होते हैं CO2 और वाटर। ये रहा CO2 एंड द वाटर, ठीक है। और बात करें हम ईस्ट की, तो ईस्ट में जो इथेनॉल होता है वो प्रोड्यूस होता है, और ह्यूमन की मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है मसल्स के अंदर। बात क्लियर हो गई। तो डिफरेंस जो है बेसिक लिखना कैसे है ना, वो डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको पता है कि भाई एरोबिक ये होता है, एनारोबिक ये होता है, लेकिन डिफरेंस किस टाइप से लिखना है एक एप्रोप्रिएट वे में, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये होता है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर, हम सब में क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वहीं बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब देखो लास्ट में हमें क्वेश्चन में ये क्या पूछा हुआ था, लास्ट में ये पूछा हुआ था कि भाई कुछ ऑर्गेनिजम्स को बताओ जो यूज़ करते हैं एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स को बताना है जो यूज़ करते हैं एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमें यहाँ पे 1 मार्क इसका भी मिलेगा, तो उसका अलग से हमें आइडेंटिफाई करके प्रॉपर उसको अलग से हमें लिखना भी है ना। ये नहीं सोचना कि मैम हमने यहाँ तो बता ही दिया, ये इसके अंदर हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, नहीं, क्वेश्चन में जैसे पूछा हुआ है वैसे ही आंसर लिखना। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, इन सब के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तभी आपको यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा। बात समझ आ गई, क्लियर हो गई इतनी बात। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ आर द एल्वुलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो भाई जो एल्वुलाई होते हैं वो किस टाइप से डिज़ाइन होते हैं जिससे कि वो मैक्सिमम एक्सचेंज करवा पाएँ गैसेस का, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो प्रोसेस था ये हमने कहा किस में पढ़ा है, ये प्रोसेस हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एल्वुलाई का जो फंक्शन है वो हमने किसके अंदर पढ़ा है, वो हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब देखो ये होती है एल्वुलाई। देखो जब हमने क्या देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो ब्रोंकाई थी उसकी फर्दर ब्रांचिंग हुई थी है ना, जो ट्रैकिया था फर्दर ब्रांचिंग होके ब्रोंकाई का फॉर्मेशन हुआ था। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स बने थे, ब्रोंक्यूल्स की फर्दर फाइन जो है हमने देखा था फाइन ब्रांचिंग होके वहाँ पे एल्वुलाई का फॉर्मेशन हो रहा था। कि एल्वुलाई क्या थे, जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके टर्मिनल रीजन पे कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, है ना, इस टाइप से कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, इनको हम बोलते हैं एल्वुलाई, ठीक है। तो भाई ये है एल्वुलाई। काम क्या है इनका, इनका काम ये था कि ये जो है गैसियस एक्सचेंज में मेन रोल प्ले करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे किसके कांटेक्ट में रहते हैं, ये कांटेक्ट में रहते हैं ब्लड वेसल्स के, है ना। तो ये यहाँ पे मैं ब्लड के लिए रेड कलर ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे किसके कांटेक्ट में रहते हैं, ये यहाँ पे कांटेक्ट में रहते हैं, जो एल्वुलाई हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं किसके, ब्लड वेसल्स के, है ना, जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। काम क्या है इनका, इनका काम है गैसियस एक्सचेंज करवाना, है ना। काम क्या है, काम है इनका गैसियस एक्सचेंज करवाना, ये है इनका काम। मतलब जब हम रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीजन जैसे हम इनहेल करेंगे एयर को तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन जो है इसके अंदर जो एल्वुलाई है उसके अंदर आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन जाती है ब्लड के अंदर, है ना, ये ऑक्सीजन जा रही है यहाँ पे ब्लड के अंदर, और जो यहाँ पे ब्लड के अंदर जो CO2 है वो आ जाती है एल्वुलाई में, और फिर फर्दर जो एक्सहेल करते हैं जब हम तो CO2 बाहर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है किसकी वजह से, एल्वुलाई की वजह से, ठीक है। एल्वुलाई यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, कनेक्शन है उसका, वो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एल्वुलाई है वो किस टाइप से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज करवाएं गैसेस का, है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या, इसमें हम क्या बेसिकली समझेंगे,
तो वो हम यहाँ पे समझेंगे कि जो एल्वेलाई हैं उनका क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है ना, लार्जर सरफेस एरिया होता है इनका, है ना, लार्जर सरफेस एरिया होता है। देखो जैसे कि एक एल्वेलाई है, सिर्फ यहाँ पे देखो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट है नहीं, बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। तो जितने ज़्यादा बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं उनका क्या होगा, यहाँ पे सरफेस एरिया भी तो ज़्यादा होगा ना। जब हम इन बलून लाइक स्ट्रक्चर को एक साथ जब हम उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ला देंगे तो भाई इनका जो सरफेस एरिया है ना, तो सरफेस एरिया जो है इनका एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के कंपैरिजन, जो छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर जो एल्वेलाई हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो एल्वेलाई हैं इसकी वजह से इनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है ना। इस पूरे स्ट्रक्चर की कंपैरिजन इस छोटे छोटे जो हमारे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। जब इनको एक साथ जब हम सारे को एग्रीगेट करेंगे तो सरफेस एरिया इनका ज़्यादा होता है। तो लार्ज सरफेस एरिया एक तो इनका, है ना। उसके बाद जो इनकी थिन जो है यहाँ पे इनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिन वॉल प्रेजेंट होती है ना। थिन वॉल प्रेजेंट होती है, वो क्या है, देखो जो ये हमारी एल्वेलाई है ना, तो इसमें जो वॉल प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं स्क्वामोस एपिथेलियल सेल्स, है ना। तो जिसकी वॉल है वो किस चीज़ की बनी होती है, जो वॉल है वो यहाँ पे बनी हुई होती है स्क्वामोस एपिथेलियल सेल्स की, ठीक है। किस चीज़ की बनी होती है, यहाँ लिख देती हूँ, स्क्वामोस एपिथेलियल सेल्स की, इसकी जो है यहाँ पे ये वॉल जो है बनी हुई होती है, यहाँ पे लेयर एक प्रेजेंट होती है। तो बहुत ही थिन सी वॉल है जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करवाती है, ठीक है। तो ये बात होगी। तो हमने दो जो है यहाँ पे पढ़ लिए हैं, लार्जर सरफेस एरिया होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कनेक्शन किससे है इनका, कनेक्शन है इनका कैपिलरी नेटवर्क से, कैपिलरीज के साथ इनका कनेक्शन है। तो ये जो यहाँ पे जो एल्वेलाई है वो कैपिलरीज से अटैच है, कैपिलरीज के साथ इनका कनेक्शन है जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज करवा पाते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो आ जाएगा यहाँ पे जो रीज़न वो ये है कि ये कनेक्शन है इनका कैपिलरीज के साथ। और फोर्थ रीज़न क्या हो जाएगा कि भाई ये जो है यहाँ पे इसका मॉइस्ट सरफेस होता है, जो एल्वेलाई है उसका मॉइस्ट सरफेस होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, देखो आंसर जो है हम किस टाइप से लिखेंगे, क्योंकि जो एल्वेलाई है वो डिज़ाइन होती है इस टाइप से कि वो मैक्सिमाइज गैस एक्सचेंज करवा पाते, किसकी वजह से, एक तो इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, सेकंड थिन वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, थर्ड रिच कैपिलरी नेटवर्क होता है, एंड द फोर्थ मॉइस्ट सरफेस होता है। मॉइस्ट सरफेस की वजह से गैसियस एक्सचेंज को ये फैसिलिटेट करता है। तो इस टाइप से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना था। बात समझ आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड बी दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन अवर बॉडीज, है ना। तो क्या जो है मतलब कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाए, हीमोग्लोबिन की कमी। तो हीमोग्लोबिन का रोल हमने कहाँ पढ़ा था, हीमोग्लोबिन का रोल हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड था, है ना, जो ब्लड, जब हमने ब्लड के बारे में समझा था, ब्लड ही लिख देती हूँ, जब हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने हीमोग्लोबिन पिगमेंट के बारे में पढ़ा था कि भाई जो ब्लड होता है, जो हमारे आरबीसीज होते हैं ना, जो हमारे आरबीसीज जो होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। देखो जो ब्लड था उसके अंदर हमने अलग अलग टाइप के सेल्स पढ़े थे। एक तो उसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, लिक्विड वाला पार्ट ब्लड के अंदर, और जो है यहाँ पे कुछ जो मतलब कुछ सेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स हो गए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, है ना, रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो भाई ये रेड कलर के होते हैं। तो ये रेड कलर जो है इसका किसकी वजह से होता है, ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से इसका रेड कलर होता है, ठीक है। रोल क्या है, मेन रोल इसका ये है कि ये जो है यहाँ पे गैस क्या करवाता है, ये जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना आरबीसीज के अंदर, वो उसमें हेल्प करवाता है। देखो जैसे ये क्या है, हमारे आरबीसीज हैं, है ना, ये क्या है भाई, ये है हमारे आरबीसीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, कहाँ पे, आरबीसीज में, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये क्या काम करवाता है, ये जो इसका मेन काम है, काम इसका ये है कि ये जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। और अगर इसकी कमी हो जाती है बॉडी में तो इससे जो है हमें
एनीमिया जो होता है, जो डिफिशियंसी जो होती है हीमोग्लोबिन की हमारी बॉडी में, विच कॉज दी एनीमिया, एनीमिया कॉज कर सकती है ना, खून की कमी हो सकती है। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एनीमिया हो रहा है उसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ना कहीं हीमोग्लोबिन के एब्सेंस की वजह से, देखो आपने बहुत ने सुना भी होगा कि जैसे कि भाई कोई जो है ब्लड चेक करवाने गया है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी आ गई है, मतलब उसके अंदर खून की कमी, बोलते हैं कि खून की कमी आ गई है, अगर हम बेसिक अपने लैंग्वेज में बोलें तो उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं उसको आयरन की टैबलेट्स देते हैं, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं उसकी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का फॉर्मेशन हो पाए, है ना। क्योंकि देखो ब्लड का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं कि वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है, जो वहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाता है। ठीक है, तो अगर हीमोग्लोबिन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो भाई एनीमिया तो कॉज होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है ब्लड में, वो करवाता है हीमोग्लोबिन। बात समझ आ गई। डिफिशियंसी जो होती है हीमोग्लोबिन की वो अफेक्ट कर सकती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को आरबीसीज की। अगर आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है वही प्रेजेंट नहीं होगा तो भाई जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है आरबीसीज की वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो सकता है, डिजीज कोज हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना था। समझ आ गया, इतना सबको क्लियर हो गया भाई, समझ आ गया। चलो समझ आ गया है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्क्राइब करना है हमें डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन वाला फिनोमिना है वो कैसे चलता है और ये जरूरी क्यों है। एक बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन इस पर जो है अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो देखो डबल सर्कुलेशन वाला फिनोमिना हमने किसके अंदर पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम में, जब हमने ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में ये सब पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने हार्ट के जब हम फंक्शनिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि जो हार्ट होता है उसमें जो ब्लड जो होता है वो हम कह सकते हैं कि जो हार्ट से 2 बार जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है ना। तो इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द अदर इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो यहाँ पे डायग्राम समझो, ये है हमारा डायग्राम, और जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। जो हमारा हार्ट होता है वो होता है 4 चैम्बर्ड, है ना। उसमें आ जाएंगे 2 होते हैं एट्रियम एंड 2 होते हैं उसमें वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो देखो ये क्या है भाई, ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब इस राइट वाले पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट वाले पार्ट में, तो यहाँ से क्या होगा, ये राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किसके पास, लंग्स के पास। ठीक है, अब लंग्स क्या हेल्प करवाते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करवाते हैं। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये ब्लड में डिजोल्व हो जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड बन गया है। फिर यहाँ पे जो पल्मोनरी वीन होती हैं इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आएंगे किसके पास, लेफ्ट एट्रियम के पास। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के पास लेके आई हैं। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास और उसके बाद जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में अपने बॉडी के, है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है हमारी बॉडी के। फिर जो हमारी बॉडी से क्या होगा कि ऑक्सीजन चली जाएगी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर, और जो वहाँ से CO2 होती है वो दोबारा से आ जाती है ब्लड के अंदर, है ना। तो यहाँ पे जो CO2 है वो यहाँ पे वेना कावा के थ्रू, है ना, वेना कावा के थ्रू यहाँ पे वो जो है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो किसने पहुँच जाएगा, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद फर्दर यही वाला प्रोसेस दोबारा चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमें 2 टाइप की सर्कुलेशन देखी है। एक को तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, एक को तो हम बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें किसका मेन रोल है भाई, लंग्स का रोल है। लंग्स यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक बार जो हार्ट से ब्लड फ्लो हो रहा है लंग्स के पास जा रहा है, और दूसरी बार जो हार्ट से ब्लड जा रहा है वो जा रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स के पास। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना, इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और दोनों जो फिनोमेना चल रहे हैं यहाँ पे, तो इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, है ना, इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन।
बात समझ में आ गई? तो अब इस टाइप से आप डायग्राम बना दोगे ना, इस टाइप से डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दोगे, एरो बना के भी दिखा दोगे कि भाई इस टाइप से कि पहले ब्लड इधर आ गया, उसके बाद यहाँ जा रहा है, फिर लंग्स में जा रहा है, इस टाइप से। तो ये भी एक अच्छा मतलब आपका मेथड है क्वेश्चन के आंसर को लिखने का, ठीक है। ऊपर से फिर देखो लिखना कैसे है क्वेश्चन को, सॉरी आंसर लिखना कैसे है। आंसर लिखोगे आप इस टाइप से कि भाई डबल सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज चलते हैं जिससे ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड फ्लो के यहाँ पे दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज चल रहे हैं। एक को तो हमने बोल दिया है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द अदर इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना। उसके बाद जो डबल सर्कुलेशन जो हमारा क्वेश्चन था लास्ट में हमसे क्या पूछा गया था, लास्ट में पूछा गया है कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है, नेसेसरी क्यों है ये प्रोसेस, है ना। तो वो हमें बताना है कि भाई नेसेसरी क्यों है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, आंसर इसका ऐसे लिखोगे कि जो डबल सर्कुलेशन है वो नेसेसरी इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से ऑक्सीजन की डिलीवरी हो पाती है। हमारे डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, उनमें क्या होती है ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच पाती है। तो सप्लाई जो हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है, डबल सर्कुलेशन की वजह से। बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है और जो मेटाबॉलिक डिमांड्स हैं उनको भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नेसेसरी हो जाएगा कि डबल सर्कुलेशन वाला फिनोमेना जो है ये इसलिए नेसेसरी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। क्लियर हो गई, है ना, क्लियर हो गई, इतना समझ आ गया सबको, है ना। कि कैसे देखो आप जो है यहाँ पे कैसे जो है एक लॉन्ग आंसर को लिख सकते हो, कैसे शॉर्ट आंसर को लिख सकते हो, वो जो है आपको टेक्निक प्रॉपर पता होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है लिख दिया उसमें इतना सारा, ऐसा नहीं करना। जितना पूछा गया उतना ही बताना है और डायग्राम जहाँ पॉसिबल हो डायग्राम बिल्कुल बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। देखो जो प्लांट्स के अंदर दो टाइप्स के वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, तो हमें बताना है डिफरेंस कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का थ्रू द जाइलम एंड थ्रू द फ्लोएम, उसमें डिफरेंस बताना है हमें। तो देखो डिफरेंस बताना है तो प्रॉपर जो है टेबल फॉर्म में बताएंगे डिफरेंस, है ना। प्रॉपर टेबल फॉर्म में डिफरेंस बताएंगे। तो देखो कैसे हमें डिफरेंस लिखना है इसका। जाइलम है, कलर दूसरा लेते हैं भाई दिखेगा नहीं, जाइलम है, एक तरफ लिख दिया फ्लोएम। काम क्या है वो बता दो सबसे पहले। काम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। इसका काम क्या है भाई, इसका काम है फूड का ट्रांसलोकेशन करवाना, ठीक है। 4 एलिमेंट से मिलके बनता है ट्रैकरी, जो ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, ये लिख देना। इसलिए भी 4 एलिमेंट्स होते हैं इसके भी, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। ट्रैकिड्स और वेसल जो है कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के, ये मेन रोल प्ले करते हैं। सीव ट्यूब्स जो है यहाँ पे मेन रोल प्ले करते हैं फूड ट्रांसलोकेशन में, ठीक है। जो कंडक्शन होता है वाटर मिनरल्स का वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शन का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का। वो कैसे, देखो जब रूट्स जो है सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। अब ये वाटर जो है सिर्फ एक ही है ना, नीचे से ऊपर की तरफ है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में ये वाटर जो है मूव करता है डिफरेंट पार्ट्स में। प्लांट के स्टेम में गया, लीव्स में गया ना, तो अलग अलग पार्ट्स में जाता है प्लांट के। तो ये एक ही टाइप का एक ही फ्लो हो रहा है यहाँ पे बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे यूनि डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है वाटर मिनरल्स का। लेकिन वहीं अगर हम बात करें फूड ट्रांसलोकेशन की तो भाई ये होता है बाई डायरेक्शनल, है ना, ये होता है बाई डायरेक्शनल, है ना, ये होता है बाई डायरेक्शनल। मतलब क्या है, देखो जो लीव्स में खाना बनेगा, लीव्स में जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, तो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खाना जाएगा कि लीव से सिर्फ बस नीचे ही जाएगा, नहीं। लीव से वो खाना जो और ऊपर भी ब्रांचेस होंगी वहाँ पे भी जा सकता है, ठीक है। नीचे रूट्स की तरफ भी जा सकता है। तो मतलब अलग अलग जो है डायरेक्शन में अपवर्ड भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी जो है यहाँ पे फूड का ट्रांसलोकेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है किसका, फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो बात समझ आ गई। तो यहाँ पे डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो यहाँ पे हमें इस टाइप से टेबल फॉर्म में प्रॉपर जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिफरेंस समझाना था। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया इतना। चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। हमारे इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा है बस एक। तो देखो लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ लास्ट ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन ये है, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स
एंड द नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विद रेस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। हमें कंपेयर करना है एल्वेलाई जो होती है लंग्स के अंदर, उनकी फंक्शनिंग को कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है? जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनीज के अंदर, उनके साथ इनको कंपेयर करना है। देखो जो एल्वेलाई है उसका फंक्शन कहाँ पे पड़ा था? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। और जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं उसका फंक्शन कहाँ पड़ा? हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट थी किडनी की, वो क्या थी? नेफ्रॉन थी। और जो एल्वेलाई है वो क्या काम करवा रही हैं? वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में थी और वहाँ पे ये गैसेस एक्सचेंज का मेन रोल प्ले कर रही थी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फंक्शनिंग के बेसिस पे हमें क्या करना है ना, जैसे हमने ये पढ़ा भी था अभी कि जो एल्वेलाई थे यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करवा रही थी, है ना, गैसियस एक्सचेंज में मेन रोल प्ले कर रही थी। ठीक है, और जो हमारा नेफ्रॉन है, देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें, नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम कह दो, किडनी की कह दो। स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है किसकी? किडनी की। वो क्या है भाई? नेफ्रॉन। ठीक है, जब हम किडनी की जो एनाटॉमी देखेंगे ना तो उसके अंदर नेफ्रॉन, जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट जो है किडनी की वो क्या है? नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होती है? पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज हैं, जो इसको रेड से दिखाती हूँ, ब्लड कैपिलरीज है ये, है ना। ये क्या है भाई? इधर ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये क्या है भाई? ये है बोमेंस कैप्सूल, इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद क्या है इसके अंदर? जो ये डक्ट प्रेजेंट होती है, जो पूरा ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, वो सब होती हैं। और लास्ट में हमें दिख रहा है इधर कलेक्टिंग डक्ट, है ना। ये क्या है भाई? ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। तो यहाँ पे जो बोमेंस कैप्सूल है, ये वाला जो स्ट्रक्चर, यहाँ पे कप शेप जो स्ट्रक्चर है ये बोमेंस कैप्सूल। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर जो कुछ ब्लड नेटवर्क होता है ब्लड सप्लाईज का। ठीक है, तो इस ब्लड के हेल्प से क्या आएगा? यहाँ पे ब्लड की हेल्प से जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो मटेरियल होता है, जो बॉडी में हमारी जो बेसिकली सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब ब्लड के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड जो है वो सभी टाइप के कंपोनेंट्स को लेके आएगा। लेकिन हमारा मेन काम क्या है? यहाँ पे किडनी का मेन काम क्या है कि जो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाएगा बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्या होगा कि जो मोस्टली जो हमारे असेंशियल चीज़ें हैं वो ब्लड के अंदर रह जाती हैं। और जो फिर भी लेकिन क्या होगा, फिर भी जो है यहाँ पे कुछ असेंशियल कंपोनेंट्स जो है हमारे ब्लड के अंदर जो हैं, जो हमारी बॉडी में असेंशियल कंपोनेंट्स हैं, वो क्या होते हैं? तब भी वो ब्लड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा रिनल ट्यूब्यूल है, जैसे इसको हम बोलते हैं पीसीटी। ये जो सबसे अटैच जो ट्यूब है बोमेंस कैप्सूल से, इसको हम बोलते हैं पीसीटी। इसको हम बोलते हैं, है ना, ये हो जाएगी लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये हमारी पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसमें भी जो है हमारा, फिर उसके बाद ये हमारी डीसीटी है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है डीसीटी है। और फिर ये क्या है? ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, है ना। जो बोमेंस कैप्सूल से अटैच है वो है पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर नीचे जो ये जो हमें ऐसे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। फिर यहाँ पे जो है डीसीटी होता है, डीसीटी कनेक्ट होता है किससे? कलेक्टिंग डक्ट से वो कनेक्ट होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है नेफ्रॉन का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो जो है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन करवाता है एसेंशियल कंपोनेंट्स की, है ना। कि मतलब जो है हमें अपनी बॉडी से कोई भी एसेंशियल कंपोनेंट एक्सक्रीट आउट नहीं करने देना है ना। तो ये सब किसका काम है? किडनी का ही काम है। किडनी में जो नेफ्रॉन है उन्हीं का ही काम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ब्लड है, अब देखो ब्लड के अंदर कोई ऐसा मतलब कोई ट्रैकर तो लगा हुआ है नहीं कि भाई सिर्फ तुम्हें जो है वेस्ट मटेरियल को ही आगे पहुंचाना है और जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनको जो है ब्लड के अंदर ही रखना है। तो भाई ऐसा कोई ट्रैकर है नहीं ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड के साथ साथ जो है या ब्लड में एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं ब्लड के अंदर, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, जो ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर। तो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होगा, इनका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, दोबारा से ये रीएब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं ब्लड के अंदर, दोबारा से इनको पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि वो एसेंशियल कंपोनेंट्स हमें
अपनी बॉडी से बाहर नहीं भेजने हैं, सिर्फ हमें एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट ही बाहर भेजना है। तो इसलिए जो है यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है भाई। रीएब्जॉर्प्शन किस किस का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज का हो गया, अमीनो एसिड्स का हो गया, विटामिन्स का हो गया, हॉर्मोन्स का हो गया, है ना, सॉल्ट्स का हो गया, जैसे कि हमारा सोडियम सोल्ट हो गया, पोटेशियम, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनका हम दोबारा से वाटर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर, तो इन सब का यहाँ पे सेलेक्ट दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो लास्ट तक आते आते कलेक्टिंग डक्ट में जो भी मटेरियल बचेगा, तो कलेक्टिंग डक्ट भी यहाँ पे H2O का रीअब्जॉर्प्शन करवा देगी कि भाई पानी तक भी एक्स्ट्रा बाहर नहीं भेजना है हमें, सिर्फ जितना यूरिन जो है मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ही हमें अपनी बॉडी से बाहर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट जो है ना, ये भी यहाँ पे H2O का रीअब्जॉर्प्शन करवा देते हैं, H2O को मतलब दोबारा से ब्लड के अंदर पहुँचा देते हैं, ठीक है। और सिर्फ जो है जो हमारा यूरिया है या उसके अलावा और एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोडक्ट हैं वही सब जाएंगे हमारी बॉडी के बाहर। तो ये पूरा एक प्रोसेस था हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये नेफ्रॉन की फंक्शनिंग थी। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका था, ये पूरा स्ट्रक्चर जो था वो नेफ्रॉन का ही था। समझ में आ गई काम। तो देखो दोनों का अगर हम काम को कंपेयर करें, दोनों के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शनिंग को अगर हम कंपेयर करें, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि जो एल्वेलाई है एंड अदर वाला जो है इधर है हमारा नेफ्रॉन। तो जो एल्वेलाई है वो क्या होती है भाई, टाइनी एयर सैक होती हैं, लंग्स में प्रेजेंट होती हैं, काम होता है भाई गैसियस एक्सचेंज का, ठीक है। वहीं बात करें नेफ्रॉन की, तो इसमें ग्लोमेरुलस होता है, ट्यूब्यूल्स होते हैं प्रॉपर जो है ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेटर्स को पास करवाते हैं, ठीक है, ब्लड के फिल्ट्रेशन में मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है एल्वेलाई। और जो नेफ्रॉन है वो प्रेजेंट होता है किडनीज में। स्ट्रक्चर ही बताना है, फंक्शन लोकेशन सब बता देनी है हमें। तो प्रेजेंट लंग्स इन प्रेजेंट इन किडनीज, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ये लंग्स में प्रेजेंट है, ये किडनीज में प्रेजेंट है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में लोकेट करता है, और ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं हम किसको, नेफ्रॉन की फंक्शनिंग को, ठीक है। ये अराउंड ऑफ 480 मिलियन एल्वेलाई प्रेजेंट होती हैं हमारे एक लंग में, इतनी सारी एल्वेलाई प्रेजेंट होती हैं। और वहीं अगर नेफ्रॉन की बात करें तो राउंड ऑफ 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है वो किडनीज के अंदर पाए जाते हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखो ये नहीं है कि देखो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसी के बेसिस पे आपको आंसर करना है। 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन उसी के बेसिस पे डिफरेंस लिख दो, ज़्यादा लॉन्ग में दिया हुआ तो फिर ज़्यादा पॉइंट्स लिख दो डिफरेंसेस के, है ना। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स है वो सप्लाई करती हैं ब्लड को। यहाँ पे अगर हम बात करें जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स है नेफ्रॉन के अंदर, जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं वो सप्लाई करती हैं ब्लड को, ठीक है। ब्लड जो है सप्लाई होता है टू दी पल्मोनरी वेन्स, किसके अंदर, यहाँ पे एल्वेलाई के अंदर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें देखो यहाँ पे जब हमने डबल सर्कुलेशन देखा था, वहाँ पे हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन जब देखा था, तो वहाँ पे जो पल्मोनरी वेन्स है वो ऑक्सीजन को लेके आ रही थी ना, ऑक्सीजन को लेके आएंगी हार्ट के पास, ठीक है। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था वो हार्ट में आएगा, किससे, पल्मोनरी वेन की हेल्प से, ठीक है। और यहाँ पे रिनल वेन्स होती हैं, ठीक है। ये गैसेस एक्सचेंज में मेन काम करते हैं, और भाई ये ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाते हैं टू प्रोड्यूस दी यूरिन। तो ये हमें इस टाइप से इनका डिफरेंसेस लिखने थे। सबको समझ आ गया। अब हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही था। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया है प्रॉपर इसी टाइप से लिखना है, कोई भी मतलब पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, फिर उसी के बेसिस पे उसका आंसर लिखना है ना, मतलब उसी सीक्वेंस में जैसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी सीक्वेंस में आंसर लिखो। एक और यहाँ पे की पॉइंट्स ये हैं कि जो जहाँ पे डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो वहाँ पे डायग्राम बिल्कुल बनाओ, और वहीं पे पूरे प्रोसेस को समझाने की कोशिश करो, ठीक है। और जब हम यहाँ पे बात करें डिफरेंसेस की बात करें, तो डिफरेंसेस थ्योरेटिकल नहीं लिखने हैं, डिफरेंसेस जो प्रॉपर टेबल फॉर्म अलग अलग बना के प्रॉपर उनको समझाना है। तो भाई यही कुछ बातें थी, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से लिखने हैं। तो ये भी अभी जो है हमने ये चैप्टर फर्स्ट के जो एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस होते हैं, जो मतलब चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। इसी टाइप से जो है मतलब और चैप्टर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद PYQs भी करेंगे। तो मतलब हमारा सारा जो हमारा सिलेबस है वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे हम कंप्लीट करवा देंगे, है ना। तो जैसे आपके टेस्ट होंगे आगे, प्री बोर्ड से टेस्ट कुछ भी चलेगा, तो उसमें आप इजीली जो अच्छा स्कोर जो है ला सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई अभी से अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो क्वेश्चंस लिख लो, क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले चैप्टर को पढ़ो और फिर उसके बाद भी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करना।
प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। समझ आ गया? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड दी बाय बाय।